हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम पावर स्टडी पर। कृपया इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो आइए हम लोग लौटते हैं अपने टॉपिक पे। हम लोगों ने मॉडर्न इंडिया स्टार्ट किया था, तो मॉडर्न इंडिया में हम लोगों ने देख चुका था, यूरोपीय कंपनियों का आगमन देख चुके थे। ब्रिटिश लोग यहाँ पर अपने सत्ता कैसे जमाए वो देख चुके थे। कौन कौन सी यूरोपीय कंपनी आई, उनको कैसे कैसे हटाया गया वो देख चुके। उसी क्रम में जब हम जानते हैं जब ब्रिटिश का यहाँ पर सत्ता का विस्तार हो रहा था, यानी कि जो ब्रिटिश जो लोग थे, अंग्रेजी लोग का विस्तार हो रहा था, तो उसी समय भारत में मुगल काल पीरियड चल रहा था, यानी कि मॉडर्न ये मुगल पीरियड चल रहा था, जिसमें से मुगल पीरियड में औरंगजेब जो अंतिम शासक था, महान शासक था, उसके बाद फिर सीधा जो उसके जो वंशज जो आए थे वो क्या थे, तो उत्तर मुगल कालीन शासक के नाम से जानाते हैं। तो हम लोगों ने कल के क्लास में उत्तर मुगल कालीन शासकों के बारे में जाना कि कौन कौन से शासक हुए उत्तर मुगल काल में, कौन कौन महत्वपूर्ण हुआ, कौन से शासक थोड़ा सा अयोग्य शासक साबित हुआ, उनको किस किस नाम से जाना जाता है। उसी के क्रम में हम लोगों ने देखा 1857 की विद्रोह की भी बात आई थी, जिसमें से कौन से शासक बहादुर शाह द्वितीय जो आया था, वो एक जब सबसे 63 साल की उम्र में शासक बना था, जो उसके प्रावधान के बारे में समझे वो आया था। तो उसी के क्रम में हम जानते हैं कि जब शासक निर्माण हो रहे थे, उत्तरकालीन मुगल शासक चल रहा था, तो उसमें से हम बहुत सारे ऐसे देखे थे कि जो मुगल शासक जो बनते थे वो किसी न किसी के सहयोग से बनते थे। तो जैसे में हम देखें जो फर्रुख शेर था, तो वो सैयद बंधु के सहयोग से बना था, यानी कि मोहम्मद अली शौकत अली के सहयोग से बना था। जहांदार जो था वो जुल्फिकार खां की मदद से बना था। उसी प्रकार से जो शाह आलम द्वितीय जो शासक था वो बना था मराठा के शासक से। यानी कि हम जानते हैं कि जो उत्तर मुगल कालीन व्यवस्था में मराठा का जो प्रवेश हो चुका था, वो हो चुका था कब, शाह आलम द्वितीय के शासनकाल से ही हो सका था। यानी कि मराठों का जो प्रवेश शाह आलम सेकंड के समय से ही होता था। और जानते हैं कि शाह आलम सेकंड जो है वो क्या था, मराठों का गुलाम था। कौन सा, शाह आलम द्वितीय जो था वो क्या था, मराठों का गुलाम बनकर रह गया था। क्यों? क्योंकि मराठा शक्ति जब इसको शासक बनाई थी, शाह आलम द्वितीय को शासक बनाई थी, तो ये क्या था कि इनके द्वारा इस पर दबाव डालने लगा था। मतलब ये सिर्फ वहां पर शासन कर रहा था, उस इलाके में शासन कर रहा था, लेकिन जो नियम बनाने का जो कार्य किया जा रहा था, यानी कि वो कैसे वहां पर शासन करेगा, किस प्रकार से नियम बनाएगा, उस सभी की व्यवस्था कौन कर रहा था, मराठा कर रहा था। यानी कि हम बोल सकते हैं कि भारतीय इतिहास में जो एक नया युग प्रारंभ हुआ, यानी कि जो मराठा शक्ति का साम्राज्य हुआ था, मराठा साम्राज्य के नाम से आया था, वो कब आया था, तो वो उत्तर मुगल कालीन व्यवस्था में धीरे धीरे पनपने चालू हो गया था। और वो कब था, तो शाह आलम द्वितीय सेकंड के समय से जो आया था, तो वो आया था। ठीक है, तो आज हम देखते हैं और धीरे धीरे क्या है, तो इससे भी पहले इस देखिए शाह आलम द्वितीय के समय तो ये क्या हो गए थे, एक्टिव हो गए थे, एक्टिव हो गए थे, यानी कि अब ये सत्ता में अपना हस्तक्षेप करने लगे थे। लेकिन जब औरंगजेब था, जब कौन था मुगल शासक, औरंगजेब जो था, तो औरंगजेब क्या था, तो वो दिल्ली पर शासन कर रहा था, दिल्ली पर शासन कर रहा था। लेकिन इसी के संकलन में ही महाराष्ट्र में मराठा शक्ति का विस्तार हो रहा था। ठीक है, जब औरंगजेब दिल्ली पर शासन कर रहा था, यानी कि जो अंतिम मुगल शासक जो हम बोल सकते हैं, वो जब औरंगजेब दिल्ली पर शासन कर रहा था, तो उसी समय महाराष्ट्र में मराठा शक्ति का विस्तार हो रहा था। तो उसमें क्या था, ये पनप रही थी, धीरे धीरे पनप रही थी। लेकिन जब जैसे ही औरंगजेब से जानते कि औरंगजेब क्या था, एक शक्तिशाली शासक था, जैसे ही इसका अंत हुआ, तो यानी कि मुगल शासक का ऑफिशियल तौर पर अंत हो गया था, और उसके बाद चालू हुआ उत्तर मुगल काल व्यवस्था। लेकिन उत्तर मुगल कालीन जो व्यवस्था है वो उतना मजबूती से नहीं स्थापित हो सकी थी जितना मजबूती से मुगल काल व्यवस्था स्थापित हो चुका था। तो ठीक है, जब ये एक नया क्षेत्र को यहाँ पर ये मराठा शक्ति विस्तार हो रहा था, लेकिन जैसे ही इसका खात्मा हुआ, जैसे ही मुगल काल खत्म हुआ, वैसे ही क्या हुआ, इसका प्रवेश जो था, अब डायरेक्टली इसका जो ध्यान आ गया था किस पर, तो यानी कि पूरे भारत पर शासन करने पर जो इसका जो ध्यान केंद्रित हो गया था मराठों का। तो ये जो आए थे वो सीधा शाह आलम द्वितीय जब इनको मराठों को बढ़ावा तब मिला। जैसे देखिए, हम क्या करते हैं कि हम एक अपने क्षेत्र में शासन कर रहे हैं, ठीक है,
कोई और अलग क्षेत्र में शासन कर रहा है, तो हम सोच रहे होते हैं पहले से धीरे धीरे कि काश वो क्षेत्र अगर मेरा भी हो जाता तो हमारा जो शक्ति का जो पहुंच था वो बहुत दूर तक हो जाता, यानी कि वहां का संसाधन, वहां का लोग, वहां का जो जनता है वो सब हमारे अंडर आ जाते, ठीक है। लेकिन अगर वहां पर कोई और शक्तिशाली शासक बैठा हुआ है तो यहां से हम धीरे धीरे क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी शक्तियों को मजबूत करने का प्रयास करते हैं। अपने आस पड़ोस के इलाके जो भी है उसको भी हम सबसे पहले अपने संग्रहित करने का प्रयास करते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर दिल्ली में औरंगजेब था तो ये क्या कर रहे थे, आस पड़ोस के इलाके को ही जीत रहे थे, आस पड़ोस के इलाके को ही कर रहे थे। लेकिन जैसे ही हमें क्या होता है कि वहां के शक्ति से हमें बुलावा आता है कि आइए आप हमारी मदद करके यहां से उठा करके वहां पर जाने का प्रयास करते हैं हम। जब बुलावा आएगा तो क्या होता है कि यानी कि हमको वहां पर इनडायरेक्टली पहुंच का एक जरिया मिल जाता है, एक रास्ता मिल जाता है। तो उसी प्रकार से जब शाह आलम द्वितीय मराठों को बुलाया महाराष्ट्र से, यानी कि दिल्ली में सीधा प्रवेश, जो एक एंट्री जो मिलने का जो कारण बन गया था वो बन गया था सीधा शाह आलम द्वितीय को। अब मराठा तो पहले से ही सोच रहे थे कि हम किसी तरह से दिल्ली की जो गद्दी है, यानी कि जो मुगल कालीन सल्तनत जो है उस पर हम अपना अधिकार जमा सके। तो जैसे ही ये मराठे पहुंचे यहाँ पर दिल्ली, तो इनका जो अब जो मेन मोटिव था, जो मेन उद्देश्य था, वो क्या हुआ था, अब धीरे धीरे पूरा होने की कगार पर उनको दिखने लगा था, ठीक है। तो जैसे ही ये दिल्ली पर पहुंचे तो इनका जो पहले से जो सोच था वो क्या हुआ, वो अब धीरे धीरे रंग लाने लगा। तो आइए हम देखते हैं कि मराठों का उत्कर्ष कैसे हुआ था, इनमें सबसे मुख्य शासक कौन हुए थे और क्या क्या इनके द्वारा काम किए गए थे, ठीक है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, तो मराठा साम्राज्य। आज का टॉपिक क्या है, मराठा साम्राज्य, ठीक है। तो मराठा साम्राज्य जो चालू हुआ था वो जैसे जब महाराष्ट्र में चालू हुआ तो वहां महाराष्ट्र में शाहजी हो गया, संभाजी हो गया, ये सब बहुत सारे व्यक्ति थे, मुख्य व्यक्ति थे, उनके तो चालू किया गया था, ठीक है। लेकिन जो मराठा साम्राज्य का जो उत्कर्ष जो देखा जाता है, जो मेन जो उसका जो अगर पूरे हम मराठा पीरियड को अगर हम देखते हैं तो उसका जो मेन इंपरर के तौर पर जो आया था, मेन किंग के तौर पर जो आया था, यानी कि जो पावरफुल किंग के तौर पर जो आया था वो था कौन, शिवाजी, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि मराठा साम्राज्य में हम शिवाजी के पीरियड को और शिवाजी के बाद के पीरियड को देखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि शिवाजी से पहले का जो पीरियड जो भी शासक हुए थे वो क्या थे, सिर्फ अपने सत्ता का वो क्या करते, सुदृढ़ीकरण कर रहे थे, मजबूत कर रहे थे, वो साम्राज्य फैलाने का प्रयास नहीं किए थे। लेकिन जैसे ही शिवाजी ने आया, शिवाजी में जानते हैं कि एक कट्टर हिंदू शासक थे, वो क्या करते थे, वह मुगलों को भारत से भगाना चाहते थे। तो जैसे ही शिवाजी आया वो उन्होंने क्या किया, मुगलों से जाकर सीधा डायरेक्ट वहां पर अटैक करना चालू कर दिया था। तो हम आज के क्लास में हम शिवाजी के बारे में ही जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम देखते हैं क्या, तो शिवाजी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, मराठा साम्राज्य में हम किसको, शिवाजी, इनको जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब क्वेश्चन पूछता है तो यहीं से अधिकतर क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो शिवाजी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1627 में। कहां हुआ था, तो पूना के सीमेन किला में। कब हुआ था, शिवाजी का जो जन्म हुआ था 1627 में पूना के सीमेन किला में हुआ था, ठीक है। और शिवाजी के माता का नाम क्या था, माता थी जीजाबाई और पिता थे शाहजी भोसले, ठीक है। शिवाजी का जन्म कब हुआ था, 1627 में पूना के सीमेन किला में हुआ था। माता का नाम जीजाबाई, पिता का नाम शाहजी भोसले, और इनके और भाई थे संभाजी थे, जैसे एक भाई था संभाजी, ठीक है, जो जिसको कि मुगलों ने मार दिया था, उसको बारे में आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो शाहजी भोसले, तो देखिए हम जैसे हमारे क्या है, हमारे अंदर क्या होता है, तो जो हेरिडिटी जो एक शब्द होता है, यानी कि आनुवंशिक जो गुण होते हैं उसका प्रभाव होते रहता है, यानी कि प्रभाव होते रहता है हमारे गार्जियन से हमसे हमारे आने वाले वंशजों में, ठीक है। तो क्या था, शाहजी भोसले जो थे वो अपने समय के एक महत्वपूर्ण शासक थे। इनके अंदर क्या थे कि अपने मतलब एक हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना, एक हिंदुत्व शक्ति का निर्माण करना,
इनके अंदर फूट फूट के भरी हुई थी। और इनके अंदर भी ये जीजाबाई जो थी वो भी एक शासक की बेटी थी। तो यानी कि कुल मिलाकर दोनों के बीच में क्या था, दोनों में अपने अपने देश को एक सुदृढ़ीकरण के लिए जो नीति थी वो क्या थी, दोनों मजबूत थी। तो जाहिर सी बात है कि जब जब माता और पिता दोनों इतने शक्तिशाली होंगे, इतने पावरफुल होंगे, तो उनसे जो उनका प्रोडक्ट जो निकलेगा, यानी कि जो भी उनका जो वंशज होगा, उसके अंदर भी इनका गुण आएगा। तो जैसे ही शिवाजी के अंदर भी इनका गुण देखा गया, तो शिवाजी शुरू से ही, जन्म से ही क्या थे, मुगलों के ये कट्टर विरोधी थे शिवाजी। क्यों? क्योंकि जैसे जानते हैं ना कि बहुत सारे शासक जो थे, मतलब हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि सभी मुगल ही बहुत खराब थे, लेकिन कुछ मुगल शासक ऐसे भी थे जो कि बहुत ही अत्याचारी प्रवृत्ति के लोग थे, बहुत अत्याचार करते थे। और कुछ शासक ऐसे भी थे, अत्याचार करते थे लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कार्य भी किए, जैसे औरंगजेब, अकबर, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए जिसके लिए हम उनको आज जानते हैं। तो शिवाजी जो थे वो क्या थे, तो मुगल साम्राज्य की जो शक्ति थी उससे वो ये चिढ़े हुए थे, तो शुरू से ही चिढ़े हुए थे। तो इन्होंने क्या किया, बहुत कम उम्र से ही इनके मन में मुगलों के प्रति एक द्वेष जो थी वो पनपने लगी थी धीरे धीरे। तो ये पनपने लगी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, शिवाजी ने सबसे पहले अपना जो राज्याभिषेक कराया था, सबसे पहले जो अपना राज्याभिषेक कराया था, तो ये कब कराया था, 1600 राज्याभिषेक 1674 में कराया था। और शिवाजी के गुरु कौन थे, इन्होंने जो अपना गुरु रखा था, गुरु थे कुंददेव थे, और धार्मिक रामदास थे। यानी कि शिवाजी पर दोनों गुरुओं का प्रभाव था। एक धर्म के आधार पर तो इनका रामदास का प्रभाव था, और एक शक्ति के यानी कि तंत्र मंत्र जो भी सशस्त्र विद्या के संबंधित में थे वो कुंददेव का प्रभाव था, ठीक है। तो इन्होंने जैसे ही 1674 में अपना राज्याभिषेक करवाया था, कहां पर, रामगढ़ में करवाया था, रामगढ़ में करवाया था जो कि झारखंड में आया, ठीक है। तो 1674 में जैसे ही इनका राज्याभिषेक हुआ, तो एक बहुत कम उम्र में हुआ था। तो अब इनका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, जैसे पहले से ये चाह रहे थे कि हमारे पास कुछ शक्ति आ जाए जिससे हम मुगलों का सामना कर सकें। तो जैसे ही इनका राज्याभिषेक हुआ, यानी कि अब ये ऑफिशियली इंपरर घोषित हो चुके थे मराठा साम्राज्य के। तो जब मराठा साम्राज्य के शासक घोषित हो चुके, तो मराठा साम्राज्य में जो भी शक्तियां थी वो सीधे इनके अंडर आ गई, ठीक है। तो अब इनके द्वारा अब जो भी विस्तारवादी नीतियों का प्रावधान किया जाएगा वो आगे बढ़ देखते हैं हम, ठीक है। इतना समझ गए। तो अपने विस्तार के क्रम में, अपने साम्राज्य का विस्तार के क्रम में सबसे पहले शिवाजी द्वारा जो क्या काम किया गया था, तो शिवाजी जो थे वो शिवाजी सबसे पहले तोरना का किला पर अधिकार किए थे। कहां पर, तोरना का किला पर अधिकार किए थे। तो वहां जो शासक था वो था कौन, अफजल खां था। अफजल खां था, वो क्या था, वहां का जागीर था, ठीक है। और ये जो शासक था वो दिल्ली केंद्र जो मुगल सल्तनत थी उसके अंदर ये काम कर रहा था, औरंगजेब के अंदर काम कर रहा था, ठीक है। तो तोरना के किला पर सबसे पहले अधिकार किया। और शिवाजी को जब इनके द्वारा जब जो भी विस्तारवादी ये किया जा रहा था, तो शिवाजी को आगे देखेंगे उनको क्या उपाधि प्रदान की गई थी। तो जब ये भी विस्तार किया जा रहा था, तो धीरे धीरे क्या हुआ, जब ये अपना साम्राज्य विस्तार करना चालू किए, और शिवाजी जो थे वो क्या थे, गुरिल्ला युद्ध में माहिर थे। गुरिल्ला युद्ध में माहिर थे मतलब, जैसे गुरिल्ला युद्ध उस युद्ध को कहते हैं जैसे हम क्या होता है, जंगल झाड़ में छिप जाते हैं, ठीक है। और अचानक से अगर उस रास्ते से कोई गुजरता है तो हम उस पर अचानक से अटैक कर देते हैं। तो जब अचानक से अटैक करते हैं तो वो जो भी व्यक्ति उससे वहां से गुजरता है उसको संभलने की समय नहीं मिलता है। तो उसी को हम गुरिल्ला युद्ध बोलते हैं। यानी कि शिवाजी और उसके जो भी संगी साथी थे
वो सब इस युद्ध में, गोरिल्ला युद्ध में, यानी कि छापामार युद्ध में बहुत ही निपुण थे। ठीक है, तो आइए आप समझते हैं, यहाँ इतना समझ चुके हैं कि ये सबसे पहले जो तोरना के किले पर अधिकार किए थे, वहां पर अफजल खां को मारा था, और फिर क्या हुआ, गोरिल्ला युद्ध में ये बहुत ही माहिर हो चुके थे। तो धीरे धीरे जब इनका शक्ति का विस्तार होने लगा, जब अफजल खां को ये मार दिए, तो अब मुगलों को धीरे धीरे अब अपनों के लिए क्या होने लगी थी, अपनों के लिए संदेह पैदा होने लगा था कि अगर हम इस शिवाजी को कंट्रोल नहीं करते हैं तो हो सकता है कि ये क्या करेगा, तो पूरा ही मुगल साम्राज्य को ही खत्म कर सकता है। तो उसी के क्रम में शिवाजी द्वारा धीरे धीरे बहुत सारे क्या क्या संधि भी किए गए थे। तो आगे हम देखते हैं क्या किया गया था। तो हम लोगों ने अभी शिवाजी का जो बेसिक बचपन था, उसका शुरुआती जीवन के बारे में समझा था। तो आइए हम देखते हैं शिवाजी के बारे में, वो उन्होंने कब कब क्या क्या से कौन कौन से अभियान किए थे। तो उनके बारे में सबसे पहला जो अभियान किया गया था वो 1642 में किया गया था, बीजापुर अभियान किया गया था। क्योंकि बीजापुर का शासक उस समय जो था वो बहुत ही अत्याचार कर रहा था। ठीक है, तो बीजापुर अभियान जो किया गया था 1665 में, तो यहाँ पर अभियान करके बीजापुर के शासक को हरा करके वहां के किले पर अधिकार कर लिया गया था। 1654 में पुरंदर के किला पर अभियान किया गया था। पुरंदर का जो अभियान किया गया था, तो वो वहां पे बोला जाता है कि जब 1654 में जो हुआ था, वहां पे पुरंदर का किला पर जो अभियान किए थे, यानी कि वहां पे विद्रोह जो किए थे, वहां पर जाकर युद्ध जो किए थे, उसमें से धीरे धीरे इनको एक सत्ता स्थापित करने का, यानी कि इनकी शक्ति का जो विस्तार होना चालू हो गया था, वो धीरे धीरे 1654 से पुरंदर किला से हो गया था। क्योंकि यहाँ पर जाकर के अपना क्या किए थे, ये मतलब बहुत ही मजबूती तौर पर यहाँ पर जाकर अटैक किए थे। ठीक है, 1659 में अफजल खां की हत्या की थी, जो कि तोरना के किले पर, जो हम अभी बताएं, तोरना के किले पर जो अधिकार किया था वो 1659 में किए थे। और उसमें वहां का शासक कौन था, जो जागीरदार था, वो अफजल खां था। 1663 में शाइस्ता खां की हत्या किए, शाइस्ता खां से युद्ध करके हत्या की और इसके किले को अधिकार किए थे। 1664 में क्या किए, 1664 में सूरत पर शासन किए थे। कहां पर, सूरत पर युद्ध किए जाकर के और वहां पर अधिकार कर लिए। ठीक है, तो ये पुरंदर का संधि हुआ था, पुरंदर का किला 1654 में यहां पर किए थे। लेकिन जब धीरे धीरे क्या हुआ, जब एक ऐसा भी समय आया जब मुगलों ने क्या क्या शिवाजी पर आक्रमण कर दिया। तो जब शिवाजी पर आक्रमण किया, तो जब देखा गया कि अब शिवाजी को धीरे धीरे जब अपनी शक्ति ह्रास होती नजर आ रही थी, तो उन्होंने क्या किया, मुगलों और शिवाजी दोनों ने मिलकर एक समझौता करने का प्रयास किया। तो जब समझौता किया गया था, तो 1665 में संधि की गई थी, जिसको कि पुरंदर की संधि बोला जाता है। और इसके तहत बोला जाता है कि जो शिवाजी ने जितने भी किले जीते थे, लगभग 35 किला जीता था, तो 35 में से जो 23 किला है वो सीधा किसको तो दे दिया था सीधा, यानी कि मुगलों को फिर वापस कर दिया गया था, मुगलों को वापस कर दिए थे। और इस पुरंदर की संधि को में करने वाला कौन था, तो एक मुगल कालीन शासक था, जो था सेनापति, वो था जयसिंह शासक था। कौन था जो था वो मुगल कालीन सेनापति, जयसिंह था। ठीक है, मुगल सेनापति कौन था, जयसिंह था। तो यानी कि जब जब जयसिंह और शिवाजी के बीच में पुरंदर की संधि हुई, तो शिवाजी के पास पहले क्या थे, अपने अपने विभिन्न अभियानों से, इन अभियानों से क्या किए थे, 1900 लगभग 35 किले जीत लिए थे, यानी कि मुगलों के अधिकार से छीन लिए थे। लेकिन जैसे ही ये जयसिंह आया, जयसिंह इस पर आक्रमण किया, तो क्या यह शिवाजी उसमें शायद हार गए थे। तो उसी के क्रम में जब क्या हुआ, तो 35 किलो में से जब पुरंदर की संधि हुई 1665 में, तो 35 में से 23 किले वापस कर दिए थे, यानी कि मुगलों को वापस कर दिए थे। फिर और जो बोला जाता है कि शिवाजी का जो जीवन का जो अंतिम युद्ध था, वो था कर्नाटक का युद्ध। और कर्नाटक के युद्ध में जब ये युद्ध किए थे, तो उसमें जिंजी नामक एक किला था, उस पर ये अधिकार कर लिए थे। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या देखा, तो शिवाजी द्वारा जो जितने भी इंपॉर्टेंट युद्ध किए गए थे, कब कौन सा युद्ध किया गया था, किस पर अधिकार किया था, किसको मृत्यु हुई थी, पुरंदर की संधि कब हुई थी, इसके तहत कितने किले वापस कर दिए गए थे, ये सब क्वेश्चन पूछा है। और फिर अंतिम युद्ध जो था वो कर्नाटक युद्ध था, और सबसे प्रथम युद्ध जो था वो बीजापुर अभियान था 1642 में। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने देखा। तो आइए अब हम देखते हैं कि शिवाजी का जो फिर जीवन काल जो धीरे धीरे आगे कैसे बढ़ा था। ठीक है,
तो ऐसा बोला जा रहा था कि जब कर्नाटक की युद्ध हुआ था तो उसमें जिंजी का किला जो हुआ था उसका शिवाजी की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो जब शिवाजी की मृत्यु हो गई तो शिवाजी की मृत्यु के बाद और सारे जो शासक आए थे, जैसे बालाजी राव आया था, बालाजी संभाजी आए थे, साहू जी आए थे, बालाजी प्रथम आए थे। तो उसी उसी क्रम में हम बालाजी प्रथम के बारे में देखते हैं। एक शासक था जैसे धीरे धीरे भी जब जैसे ही शिवाजी का पतन हुआ, जैसे शिवाजी की मृत्यु हुई, तो वैसा उसी समय बोला जाता था कि यानी कि जो मुगल यानी कि मराठा जो साम्राज्य था वो धीरे धीरे मराठा साम्राज्य का पतन जो होना चालू हुआ था वो शिवाजी के काल के ही बाद ही चालू हुआ था, क्योंकि उसके बाद जो शासक थे वो उतना इंपॉर्टेंट भूमिका नहीं निभा पाए थे। तो उसी के क्रम में हम देखते हैं कौन, तो एक शासक था बालाजी प्रथम, बालाजी फर्स्ट। ये जो शासक था बालाजी प्रथम जो था वो कहां कहां था, तो जब बालाजी अपना शासन कर रहा था तो ये गुजरात, मालवा, कर्नाटक इत्यादि जगहों पर भी ये क्या था, पहले से वहां से मतलब अधिकार कर रहा था, वहां पर शासन कर रहा था। कौन? बालाजी जो प्रथम था वो गुजरात, मालवा, बुंदेलखंड, कर्नाटक इत्यादि जगहों पर अपना वो शासन पहले से वहां पर जागीर के रूप में था। शिवाजी ने उनको वहां पर दिया था, ठीक है। धीरे धीरे तो जैसे ही शिवाजी की मृत्यु हुई, बालाजी बालाजी के हाथ में अब सीधा पूरा पूरा मराठा साम्राज्य का बागडोर आ चुका था। तो जब जब बालाजी के हाथ में पूरा मराठा साम्राज्य का बागडोर आया, तो बालाजी राव जो प्रथम जो था, इसके ये बोला जाता है कि जैसे ही इनका मराठा साम्राज्य का बागडोर आया तो ये अपना शासन का विस्तार करने का प्रयास किए, लेकिन धीरे धीरे ये क्या हुआ था, तो ये उतना सक्षम नहीं हो पाए थे, ये अपना शासन संचालन नहीं कर पाए थे। तो जिसके कारण में ये, और फिर ये बोला जाता है कि जो मस्तानी नामक एक थी, मस्तानी नामक एक मुस्लिम युवती थी, उनसे प्रेम हो गया था। किसको? तो बाजीराव मस्तानी जो बोला जाता है। तो बाजीराव जो आया था उसके बारे में आगे हम देखते हैं। तो बालाजीराव यहाँ क्या कहा, तो गुजरात, मालवा, कर्नाटक, बुंदेलखंड के शासक थे। दूसरा जो आता है, तो बालाजीराव के बाद जो शासक आता है वो है आपका बाजीराव बाजीराव ये कहां के थे, तो ये जो अपने समय में जो शासन कर रहे थे, तो बाजीराव जो शासन कर रहे थे वो कहां कहां के थे, यानी कि यहां पर सत्ता संभाले हुए थे पुर्तगाल में, संबालम में, निजाम में और गुजरात में। तो निजामपुर कहां, निजामपुर और गुजरात में अपने शासन संभाले थे। तो जैसे ही बाजीराव वहां पर शासन किए, शिवाजी के बाद बालाजीराव आया, बालाजीराव आए, बाजीराव आए। तो बाजीराव ने जैसे ही यहां पर शासन संभाला, तो ऐसा बोला जाता है कि बाजीराव जो था वो मतलब कि एक योग्य शासक था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, तो बाजीराव जो है वो एक मुस्लिम युवती मस्तानी से प्रेम करने लगा था। यानी कि बाजीराव मस्तानी एक मूवी भी निकला है, तो वो यही कहानी पर बेस्ड है कि बाजीराव जो था वो मस्तानी से प्रेम करने लगा था। जब मस्तानी से प्रेम करने लगा, यानी कि अब ये बोला जा सकता है कि जो मुगल जो यानी कि जो मराठा शासक थे वो धीरे धीरे भोग विलास में अपना जीवन व्यतीत करने चालू कर दिए थे, ठीक है। तो बाजीराव के बाद फिर क्या होता, बुंदेलखंड की महारानी, बुंदेलखंड की शासिका थी ये, और फिर बाजीराव जो था वो बुंदेलखंड पर अपना जो शासन सत्ता स्थापित करने का प्रयास कर रहा था। बुंदेलखंड के शासक से बाजीराव ने क्या क्या युद्ध किया था, वहां से समझौता भी बहुत सारे किए थे, और फिर उसी क्रम में मस्तानी से इनका प्रेम हो गया था, ठीक है। अगला जो शासक देखते हैं बाजीराव के बाद, वो आता है बालाजीराव प्रथम। कौन था इसके बाद? बालाजीराव प्रथम।
बालाजीराव प्रथम ये सबसे साम्राज्य का विस्तार किया। यानी कि बालाजीराव जो प्रथम था वो क्या था, साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार अगर मराठा साम्राज्य का शिवाजी के बाद अगर आने वाले शिवाजी के वंशजों में अगर कोई सबसे जो विस्तार किया था तो वो बोला जाता है बालाजीराव प्रथम जो थे। तो बालाजीराव जो प्रथम थे वह साम्राज्य के सबसे अधिक विस्तार मानने आए थे। और जब सबसे अधिक विस्तार कर रहे थे तो उसमें एक अफगानी शासक जो था वो अलीवर्दी खां था। तो अलीवर्दी खां अपने क्षेत्र में अपने सक्रिय भूमिका निभा रहा था। तो बालाजीराव और अलीवर्दी खां के बीच युद्ध हुआ था जिसमें से दोनों के फिर समझौता हुआ था। तो ये समझ में गए बालाजीराव। तो यानी कि अगर पूछा था कि अलीवर्दी खां से समझौता करने वाला व्यक्ति कौन था, अलीवर्दी खां से युद्ध कौन किया था, तो वो थे बालाजीराव प्रथम। तो अगर शिवाजी के बाद सबसे जो मुख्य भूमिका निभाते हैं वो है कौन, बालाजीराव प्रथम जो थे वो सबसे अधिक विस्तार करने का प्रयास किए थे। ठीक है, अब बालाजीराव के बाद देखते हैं मुख्य भूमिका। तो ये और फिर बालाजीराव प्रथम के ही शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली का भी आक्रमण हुआ था। कौन, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ था, बालाजीराव प्रथम के शासनकाल में हुआ था। बालाजीराव प्रथम के शासनकाल में दो आक्रमण किए थे, क्योंकि जब ये अपना साम्राज्य विस्तार कर रहे थे तो जाहिर सी बात है कि ये जब अपना साम्राज्य विस्तार करेंगे तो उससे अन्य क्षेत्रों में जो भी वहां पे थी, जैसे बंगाल में पहुंचे तो बंगाल में अलीवर्दी खां था। तो उसी समय क्या था, तो इन बालाजीराव और मुगलों के बीच यानी कि अफगानों के बीच, मुगल तो खत्म हो चुके थे लगभग, तो अफगानों के बीच अब क्या हुआ था, धीरे धीरे सत्ता का मतलब संघर्ष चलना चालू हो गया था। तो उसी के बीच में अहमद शाह अब्दाली और अलीवर्दी खां के बीच में और बालाजीराव के प्रथम के बीच में बहुत सारे युद्ध किए गए थे। ठीक है, इतना हम लोग समझ गए। तो अब हम देखते हैं जब जैसे ये धीरे धीरे युद्ध किए तो उसका से अपना सत्ता विस्तार करना चालू कर दिए थे। अब फिर जो अंतिम मुख्य शासक हम आज का देखेंगे वो कौन है, तो वो है तुम्हारा माधवराव। अंतिम मतलब माधवराव। माधवराव जो था, तो माधवराव मतलब उसके बाद बालाजीराव प्रथम के बाद आया था फिर कौन, माधवराव। तो माधवराव भी अपने सत्ता का विस्तार किया। तो बोला जाता है ये कि माधवराव जो था वो क्या कहता है, हैदर अली को हैदर अली को कर देने के लिए विवश किया था। कौन, माधवराव जो था वह हैदर अली को कर देने के लिए विवश किया था। ठीक है, अब इसका जो अंतिम शासक आता है वो हम बोल सकते हैं, तो वो है तुम्हारा कौन है, बाजीराव द्वितीय। बाजीराव सेकंड जो था वो अंतिम शासक था। यानी कि मराठा साम्राज्य का जो अंतिम शासक था वो कौन था, बाजीराव सेकंड था। तो बाजीराव सेकंड जो है वो इसके बाद अब क्या हुआ था कि अब इसके बाद अब मराठा साम्राज्य का जो धीरे धीरे पतन लगभग हो चुका था, क्योंकि अंग्रेजों का प्रवेश यहाँ पर चालू हो चुका था। और माधवराव क्या था, तो हैदर अली को चौथ देने के लिए, अब चौथ यहाँ पर क्या है, तो देखिए जैसे जो भी हर शासन प्रणाली की टैक्स कलेक्शन की व्यवस्था होती है, तो यहाँ चौथ जो था, तो यानी कि आगे हम देखते हैं कि जो मराठा साम्राज्य का जो यहाँ समझने का प्रयास करते हैं, तो मराठा साम्राज्य का जो कर व्यवस्था थी वो दो भाग में तरह से वसूली जाती थी। ठीक है, कर व्यवस्था एक था चौथ और दूसरा था सरदेश मुखी। ठीक है, तो चौथ जो था वो उपज का 1/4 भाग था और सरदेश मुखी जो था वो उपज का 10 भाग
भाग था, ठीक है। तो यानी कि चौथ जो था वो उपज का 1/4 भाग था, यानी कि उस इलाके में जितने भी उपज होंगी उसका 1/4 भाग सीधा मराठा साम्राज्य को देना पड़ेगा, मराठा शक्ति को देना पड़ेगा, ठीक है। और सरदेश मुखी, तो कर व्यवस्था थी जो वो दो प्रकार से थी, कौन कौन सी थी? चौथ और सरदेश मुखी। अगर पूछता है कि मराठा साम्राज्य का कर व्यवस्था कौन कौन से तथ्य पर आधारित थी, तो चौथ और सरदेश मुखी पर आधारित थी। अब इसका जो हम देखते हैं, ये सब तो समझ चुके कि कौन कौन से शासकों ने क्या क्या काम किया था, और अब अंतिम जो हम देखते हैं तो वो क्या है कि मराठा प्रशासन। मराठा प्रशासन यानी कि जो बोला जाता है, मराठा प्रशासन जो बोला गया था, तो हम जानते हैं कि कोई भी शासन जो संचालन होता है वो किसी ना किसी प्रशासन के साथ ही चलता है। तो इसमें मराठा प्रशासन में अष्टप्रधान नामक क्या थी? एक संस्था थी। इसी के द्वारा शासन का संचालन किया जाता था, जिसमें सबसे ऊपर जो थे वो कौन थे? छत्रपति या तो शासक जो कि स्वयं राजा थे। और छत्रपति जो यहां पर छत्रपति की उपाधि किसको प्रदान की गई थी? शिवाजी को। जब शिवाजी ने बहुत सारे युद्धों को जीता था, अपने अधिकार के क्षेत्र में किया था, तो उस समय जो शिवाजी को छत्रपति की उपाधि प्रदान की गई थी, ठीक है। दूसरा जो व्यवस्था किया गया था, तो एक था पेशवा। यानी कि अब यहां समझ रहे हैं कि मराठा प्रशासन में कौन कौन से व्यक्ति, यानी कि अष्टप्रधान मतलब यानी कि 8 व्यक्तियों का एक संस्था थी जिसके द्वारा शासन का संचालन किया जाता था। तो पेशवा जो था वो क्या था? प्रधानमंत्री बोल सकते हैं, प्रधानमंत्री था। तीसरा था सुमंत, ये विदेश मंत्री था। कौन था? पेशवा, सुमंत, अमात्य, सचिव था। अमात्य कौन था? सचिव। पेशवा जो था प्रधानमंत्री, सुमंत विदेश मंत्री, अमात्य सचिव। वाक्यानविश, तो यह वाक्यानविश जो था एक गुप्तचर बोला जा सकता है, गुप्तचर या संदेशवाहक, ठीक है। वाक्यानविश नामक जो पावर था, यानी कि वाक्यानविश नामक जो क्या बोल सकते पोस्ट था, वो गुप्तचर का था, संदेशवाहक का था। छत्रपति शासक तो स्वयं होता था। पेशवा जी प्रधानमंत्री होता था। सुमंत जो था विदेश मंत्री होता था। अमात्य जो था सचिव होता था। वाक्यानविश जो था वो गुप्तचर या संदेशवाहक होते थे। और यहां तो हम लोग कितना 1 2 3 4 5 देखे, और आगे देखते हैं। अगला कौन था? अमात्य जो था वो क्या था? अमात्य तो एक सचिव भी था, और उसी का कार्य था राजस्व से जुड़ा। राजस्व से जुड़ा है कि राजस्व का जो जो टैक्सेशन की जो व्यवस्था थी, यानी कि उसका कैसे कैसे क्या होगा, उससे जो देखा जाने वाला वो उसका जो जिम्मे सौंपा गया था, उसको किसको सौंपा गया था? तो अमात्य को सौंपा गया था, ठीक है। फिर एक था पंडित राव। तो पंडित राव जो था वो क्या था? धार्मिक प्रधान था। धार्मिक मामलों से संबंधित मुखिया था। और एक था न्यायाधीश। न्याय प्रधान। तो यहां तक हम लोगों ने क्या देखा? तो हम लोगों ने देखा अष्टप्रधान की जो नियुक्ति, अष्टप्रधान के नामक संस्था का जो निर्माण किया गया था, वो जो था, तो अष्टप्रधान नामक संस्था के द्वारा संचालन का मराठा प्रशासन का संचालन किस अष्टप्रधान द्वारा चलता था। उसमें सबसे ऊपर जो था वो छत्रपति थे। फिर पेशवा प्रधानमंत्री का कार्य करता था। अमात्य जो था वो राजस्व मंत्री का कार्य करता था। सचिव एक नामक एक और पोस्ट होती थी। कौन? सचिव। एक और पोस्ट थी, कौन? सचिव पोस्ट थी, ठीक है।
सचिव पोस्ट थी जो कि देखभाल का कार्य करता था, संदेश वाहक का कार्य करता था। तो पंडित राव जो थे धार्मिक मामलों से संबंधित थे, न्यायाधीश जो थे वो न्याय से संबंधित थे, सचिव जो था वो करता था, सुमंत जो था वो विदेश मंत्री का कार्य करता था, वाक्यानविश जो था वो वाक्यानविश यानी कि गुप्तचर जो था वो जो होता है ना, एक इलाके से जैसे वहां पर हमारे क्या षड्यंत्र चल रहा है नहीं चल रहा है उसके बारे में जो जानकारी होती थी वह कौन करता था, वाक्यानविश करता था। तो आज के क्लास में हम लोगों ने क्या देखा, तो आज के क्लास में हम लोगों ने मराठा साम्राज्य को पूरा समझा, जितने भी उससे इंपॉर्टेंट बातें थी, वो कैसे शासन संचालन चलता था, वो कौन कौन से शासक हुए, क्या क्या काम किए, वो सब के बारे में समझा। तो आज उम्मीद करता हूं कि आज का जो मतलब जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं मराठा साम्राज्य से, वो आज के क्लास में लगभग हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया। ठीक है, कंप्लीट कर लिया। तो उम्मीद करता हूं कि आज अगर बताया गया क्लास आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि लोगों की जानकारी पहुंच सके। और इसको अच्छी तरह से अपना जो भी आगे का जो पढ़ाई वो धीरे धीरे पढ़ते चलिए, ताकि जो भी मतलब रोज थोड़ा सही रोज रिवाइज करते चलिए, ताकि जो भी हम बता रहे हैं वो क्या हो, एक सीरीज वाइज आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।